हेलो दोस्तों, मैं अर्चना कुमारी बीपीएससी मेकर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पार्ट में हम आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ रहे थे। यह बिहार का इतिहास है। यह सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार की कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए बिहार से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस आधुनिक बिहार से लिए जाते हैं। पिछले पार्ट में हम पटना सचिवालय गोलीकांड के बारे में पढ़ रहे थे, वही टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। उसी दिन शाम में कदम कुआं पटना स्थित कांग्रेस मैदान में आयोजित सभा में जगत ने लाल की अध्यक्षता में संचार सुविधाओं को ठप करने और सरकारी कार्यों को स्थिर देने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप पूरे बिहार में उग्र आंदोलन की लहर चल पड़ी। बिहार के समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हजारीबाग जेल से पलायन कर नेपाल के हनुमान नगर में शरण ली। जयप्रकाश के नेतृत्व में नेपाल में क्रांतिकारी युवकों को छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक संगठन केंद्र संगठित हुआ। नेपाल में ही आजाद दास्ते का गठन किया गया। 1943 के मार्च अप्रैल में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दास्ते के पहले प्रशिक्षण का गठन हुआ, जिसमें सरदार नित्यानंद सिंह के निर्देश में बिहार के 25 युवक अग्न्यस्त्र चलाने की शिक्षा दी गई। आजाद दास्ते के कार्यक्रम में जयप्रकाश के साथ भाग लेने वाले मुख्य समाजवादी थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा अशरफ अली, अच्युत पटवर्ध, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, सीताराम सिंह, गंगाशरण सिंह आदि। 1943 के अंत तक यह आजाद दस्ता सक्रिय रहा, परंतु नेपाल सरकार द्वारा रामनगर लोहिया आदि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाने के कारण यह स्थिर पड़ गया। जयप्रकाश नारायण इस काल में भूमिगत गतिविधियों में सक्रिय रहे तथा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया था, हालांकि यह संभव नहीं हुआ। 1942 के आंदोलन के क्रम में हिंसा और पुलिस दमन के असंख्याक उदाहरण सामने आए। सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस गोलियों का शिकार हुआ। सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस थाने को जला डाला। चंपारण में एक पृथक सरकार बना ली गई। दरभंगा में कुलानंद वैदिक और सिंहवाड़ा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। मुजफ्फरपुर के पास थाने को जला डाला गया, जबकि गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में श्याम बिहारी मारे गए। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी। डुमरांव में ऐसे ही प्रयास के फलस्वरूप कपी मुनि को पुलिस ने गोली मार दी। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने और विशेषकर ताना भगत आंदोलनकारियों ने भी अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता की चुनौती दी। पालमू, हजारीबाग, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के क्षेत्र में कई स्थानों पर क्रांतिकारी सरकारें संगठित कर ली गई। गांव में पंचायतों और रक्षा दलों की स्थापना की जाने लगी। राष्ट्रवादियों ने वस्तुतः समानांतर सरकार की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए। 8,783 को सजा हुई, 134 मारे गए और 362 घायल हुए, जिसमें अंततः सरकार को अपना रुख बदलने पर बाध्य कर दिया गया। 1945 में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और युद्ध की समाप्ति के बाद पुनः चुनाव हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए और मजदूर दल सत्ता में आए। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव रखा। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यीय पैट्रिक लॉरेंस, स्टीवर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से युक्त कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के द्वारा संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का उपाय सुझाया गया, लेकिन इस प्रस्ताव को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली। देश भर में चुनाव हुए, किंतु कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बने रहने के कारण सरकार के निर्माण में आरंभ में हालांकि बाधा पहुंची, परंतु 2 दिसंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र बिहार का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में आरंभ हुई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान
निर्मात्री सभा के पूर्वकालीन अध्यक्ष बने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कांग्रेस के विभाजन के प्रश्न और समझौते को हो जाने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ बिहार भारतीय संघ एवं राज्य में परिवर्तित हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वसत्ता लागू करने का फैसला हुआ ताकि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। इसके पश्चात सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गए। 1935 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेस का स्वर्ण जयंती वर्ष धूमधाम से मनाया गया। जनवरी 1936 में 6 वर्ष के प्रतिबंध के बाद बिहार राजनीतिक सम्मेलन का 19वां अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामदयालु सिंह ने की। जवाहरलाल नेहरू बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके कांग्रेस के लिए सघन प्रचार कार्य किया। 22 से 27 जनवरी 1937 के मध्य बिहार के 152 निर्वाचन मंडल क्षेत्र में चुनाव संपन्न हुए। इसमें कांग्रेस ने अपने 107 प्रत्याशी खड़े किए, जिनमें 98 प्रत्याशी विजयी रहे। दोनों सदनों को मिलाकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 17 से 18 मार्च 1940 को कांग्रेस की नई दिल्ली बैठक में प्रांत मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दी गई। मंत्रिमंडल गठित करने का आमंत्रण पाकर श्री कृष्ण ने जब गवर्नर जी.एम. हैलेट से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग न करने का आश्वासन मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। इसके बाद दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का निमंत्रण मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। इस मंत्रिपरिषद में मोहम्मद यूनुस के अतिरिक्त वहाब अली, कुमार अजीत, प्रोफेसर सिंह और गुरु सहाय लाल शामिल थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर के इस कदम का विरोध किया। 21 जून 1937 को वायसराय लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि भारतीय मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके उपरांत कांग्रेस कार्यकारिणी ने सरकारें बनाने का फैसला किया। फलतः मोहम्मद यूनुस को त्यागपत्र देना पड़ा। 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद मोहम्मद जगलाल चौधरी आदि शामिल हुए। रामदयालु सिंह विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन की सरकार ने भारत से युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया, तो विरोध स्वरूप कांग्रेस ने सरकार से सहयोग कर दिया। फलतः सही प्रांत में सरकारों का विघटन हो गया। बिहार में भी श्री कृष्ण ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को विघटित किया। मार्च 1946 में बिहार में एक बार फिर चुनाव संपन्न हुए। इस बार विधानसभा में सीटों की संख्या 98, मुस्लिम लीग 34, मनोनीत 5, आदिवासी 3 तथा 12 सीटें मिली। 30 मार्च 1946 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में सरकार का गठन हुआ। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार के गठन का मुस्लिम लीग ने प्रतिक्रियात्मक जवाब दिया। देश भर में दंगे भड़क उठे। बिहार में सभी दंगों का प्रभाव पड़ा। छपरा, बांका, जहांपुर, मुंगेर आदि इलाकों में दंगे का ज्यादा प्रभाव रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा आचार्य कृपलानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। 6 नवंबर 1946 को गांधी जी ने बिहार के नाम एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने फैले दंगे पर काफी दुख व्यक्त की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बिहार में दंगाग्रस्त इलाके का दौरा किया। दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा के अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष में भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन शुरू किया तो मुस्लिम लीग के सभी इसमें शामिल नहीं हुए। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की घोषणा की। इसी बीच मार्च 1947 को गांधी जी बिहार की यात्रा पर आए और जब तक वे रहे प्रार्थना, शांति और एकता का संदेश देते रहे। 14 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग संसद में प्रस्तुत किया गया तथा आखिरी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गए। देश की स्वतंत्रता की इस यादगार घड़ी में बिहार में भी खुशियां मनाई गई।
स्वतंत्र भारत में बिहार प्रथम राज्यपाल के रूप में श्री रामदास दौलत राम तथा मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण ने पदभार संभाला। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में और अध्यक्ष रामनाथ सिंह मधोलकर 1922 में 38वां गया में चित्तरंजन देशबंधु चित्तरंजन दास और 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़ वर्तमान झारखंड में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान। बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल ने उल्लेखनीय योगदान दिया। इस दल के कार्यक्रम में 4 बातें थी: धन संचय, शस्त्र संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जंग संगठन। बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी तथा बाल ठाकुर दास थे। इन्होंने 1906 से 1907 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज D.H. किंगफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, किंतु धोखे से वकील प्रेंगले कैंडी की पत्नी और बेटी की हत्या हो गई। पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया गया। 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की। इसके संचालक का भार अप्रत्यक्ष रूप से GBN कॉलेज के एक छात्र बंकिम चंद्र के ऊपर था। बंकिम ने हिंदू वाइज एसोसिएशन नामक एक संस्था भी गठित की। ढाका अनुशीलन समाज के बिहार में प्रमुख नेता से सचिंद्र नाथ सन्याल, राम बिहारी बोस, हरिनारायण बनर्जी, वासुदेव भट्टाचार्य, बंकिम चंद्र मित्र। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ बनारस षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। इसी प्रकार भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, फणीश्वर, वेणु भट्टाचार्य, नलिनी बागची आदि ने क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के लिए क्रम 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। इस संघ में शामिल होने में लोगों में मनींद्र नारायण राय, फूलेन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, बृजनंद प्रसाद इत्यादि प्रमुख थे। 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिकाकांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के पाटलिपुत्र युवक संघ तथा 1918 में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना की गई। पटना में अंबिकाकांत सिंह और जगदीश नारायण के सहयोग से युवक नामक एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू हुआ। बिहार की महिला क्रांतिकारियों में कुसुम कुमारी देवी, सुश्री गौरी दास का नाम महत्वपूर्ण है। 28 जून 1931 को पटना में भीखना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरज नाथ चौबे एवं दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त हजारीलाल को गिरफ्तार कर लिया। 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणींद्र नाथ की हत्या कर दी। नंगी हड़ताल 1930। 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात स्वदेश के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हुई कि छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय किया। कई दिनों तक नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर कैदियों को स्वदेश वस्त्र दिए गए। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन 1930 के सभी न्यायवादी आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान की मुख्य स्थल पूर्वी भारत थी, जिसमें बिहार का मुख्य भूमिका था। यह आंदोलन मई 1930 में आरंभ हुई। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। इससे इनकार या प्रतिरोध करने वाले का बहिष्कार किया गया। बेगूसराय गोलीकांड 1931। 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूरे देश में जोश और उत्सव से मनाने का निश्चय किया गया। इसके लिए श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के परहंस पावर हाउस वर्तमान सुहद्र नगर से एक बहुत बड़ा जुलूस रवाना हुआ। यह जुलूस जब पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो DSP वसीर अहमद ने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस गोलीकांड में 6 व्यक्ति स्थल घटना पर ही शहीद हो गए।
इन शहीदों में बहरवार के चंद्रशेखर सिंह, वनद्वार के रामचांद सिंह, रतनपुर के झट्टू सिंह और पहसारा के बनारसी सिंह शामिल थे। 2 अन्य शहीदों के नाम अज्ञात हैं। टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड हुआ था। बरैया ताल या बकासत आंदोलन। बकासत भूमि की वापसी के लिए कयानंद शर्मा के नेतृत्व 1935 में मुंगेर जिला के अंतर्गत बरैया ताल में आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसानों एवं जमींदारों से बकासत भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। बकासत भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों जमींदारों को दी थी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान। 1917 में बिहार के नील उगाने वाले कृषकों की समस्या को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया। बिहार में 1918 में अंत तक लगभग 97% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उद्योग अथवा व्यवसाय में लोगों का नियोजन अत्यंत कम था। कृषि की पद्धति भी पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी और भू राजस्व व्यवस्था अत्यंत शोषक मूलक थे। ब्रिटिश शासन द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर नील आदि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। नील की खेती कृषकों के लिए अत्यंत हानिकारक थी। आरंभ में नील की खेती के लिए बिहार के चावल उपजाने वाले क्षेत्र में ही सीमित रही, किंतु बाद में नील की खेती बिहार के अन्य क्षेत्रों में होने लगी। फलतः नील बागान मालिकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। कतिपय कारणों से कृषि अर्थव्यवस्था अत्यंत हानिकारक हो गई और कृषि वर्ग निर्धन होते चले गए। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर बन गए। उनकी भूमि आदि साहूकार एवं जमींदार के पास चली गई। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की गई। गांधी जी के सत्याग्रह व अहिंसापूर्ण आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। हालांकि इस अधिनियम से कृषकों को विशेष राहत नहीं मिली, परंतु कृषक एकता का प्रदर्शन अवश्य हुआ। कृषकों के समर्थन नेता के रूप में गांधी जी को प्रसिद्धि मिली। भूमि संबंधी मौलिक मुद्दों को उठाने से स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमींदार प्रथा की बुराई को उजागर किया तथा कृषकों को जागृत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं देने का नारा आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को कर नहीं दिया गया। उत्तर बिहार में अनेक देशी रियासत तथा बागान मालिकों को लगान का भुगतान नहीं किया गया। सारण जिले की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 1930 में समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो अभियान चला जो काफ़ी सफल रहा। 1930 के दशक के आर्थिक मंदी ने बिहार के किसानों को भी प्रभावित किया। उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। गोपालगंज के बोरे और कटैया में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। यहाँ के किसानों ने पुलिस थाने पर आक्रमण भी किया। देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में इन स्थानों पर आंदोलन हो रहा था। मई 1931 में जहानाबाद में किसान सम्मेलन में जिले के जमींदार द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई। किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक सीमांत नियुक्त की गई। उस समय शाहाबाद में स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत सक्रिय थे। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कृषक जांच समिति भी नियुक्त की, जिसके अन्य सदस्य अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, राजेंद्र मिश्र थे। इस जांच समिति की गहन प्रचार से कुछ जमींदार ने डरकर लगान से काफ़ी छूट भई गर्दी 1932 में दोबारा शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसान आंदोलन अधिक हिंसक हो गया। शिवहर, बेलसाड़, बरगनिया, तारापुर, मुंगेर आदि स्थानों पर का आक्रमण भी हुए। बिहार में कृषकों की सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती एवं उसके सहयोगियों ने किसान में राष्ट्रीयता की भावना को जीवित रखा और किसान आंदोलन को एक नई दिशा दी। जब यह किसान आंदोलन वामपंथ की ओर मुड़ गया, सहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक समस्याएं आयोजित की। केवल सन 1933 में ऐसी 117 सभाएं आयोजित की जिससे यह स्वयं उपस्थित हुए। 1933 के आरंभ में किसान सभा के विरोध के बावजूद परिषद में विधेयक पेश किए गए। इसमें किसानों के मध्य रोष की लहर दौड़ गई।
मुंगेर में किसानों ने एक सभा कर निश्चय कर लिया, वे आधे से अधिक लगान नहीं देंगे। पटना की सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने यह घोषणा की कर दी कि कांग्रेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान सभा का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। मधुबनी में मार्च 1933 के प्रांतीय किसान सभा में किसान सभा को एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। हालांकि दरभंगा में महाराजा ने ऐसा नहीं होने दिया, लेकिन इसके बावजूद बिहटा में 1 महीने के अंदर दूसरा प्रांतीय किसान सभा का आयोजन हुआ और इसके बाद सहजानंद सरस्वती किसान को निर्विवादित नेता बन गए। 1935 तक किसान सभा के सदस्यों की संख्या 80,000 हो गई। किसान सभा ने धीरे धीरे अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और इस प्रकार 1935 तक किसान सभा बिहार का एक शक्तिशाली एवं वामपंथी संगठन बन चुकी थी। 1937 में अंत में बकासत भूमि को जमीन वामपंथ एवं कांग्रेस के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया। यह संघर्ष सामाजिक वर्गों के मध्य स्पष्ट संघर्ष था, जिससे किसान एवं ब्रिटिश सरकार के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। 1938 से 1939 तक कांग्रेस सरकार को किसान सभा से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के समय कांग्रेसी सरकार के त्यागपत्र दे देने के कारण संघर्ष का तनाव कम हो गया। 1940 में निर्वाचन में कांग्रेस ने अपनी चुनाव घोषणा पत्र में भूमि अस्थायी प्रबंध जमींदारी पद्धति के उन्मूलन की बात कही। इससे एक और जमींदार को अपने काश्तकार जमींदारों से वंचित होने का भय हो गया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार से यह भय हो गया कि ब्रिटिश राज का उन्मूलन हो जाएगा। 1946 के पश्चात कांग्रेस पार्टी सरकार आई। इसमें किसानों को आशा हो गई कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। 1946 में बिहार के किसान बकासत मालगुजारी की दर कमी को मुद्दे को पुराना संगठित हो गया। बकासत के प्रश्न पर बिहार के विभिन्न भागों में बृहद पैमाने पर कृषक विद्रोह आरंभ हो गया। इस प्रकार किसान का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे और आंदोलन वामपंथी दल सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। किसान उत्साहित होकर जबरदस्ती फसल काटने लगे और जमीन जोतने लगे, जिससे आंदोलन का स्वरूप हिंसक हो गया। किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष का एक अन्य मुद्दा भूमि जिन्स में लगभग भुगतान, भूमि का नगद लगान भुगतान तथा भूमि में परिवर्तन। किसानों ने इस जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे बिहार में अनेक हिंसात्मक संघर्ष हुआ। कांग्रेसी सरकार ने 1947 में किसान आंदोलन पर काबू पाने के लिए बिहार सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के उपबंध में अत्यंत कठोर थे। एक उपबंध के अनुसार एक गांव का किसान दूसरे गांव में नहीं जा सकता था जहां बकासत संघर्ष चल रहा। दरभंगा और बेगूसराय में सबसे ज़्यादा संख्या में किसान गिरफ्तार किए गए। इसके बावजूद किसानों ने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के विद्यार्थियों का योगदान। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के दिनों में बिहार के शैक्षणिक संस्थाओं में स्वतंत्रता के विचार के प्रचार प्रसार के लिए युवा शक्ति को संगठित किया गया। शिक्षकों के सहयोग से बिहार के क्षेत्रों में आंदोलन के रास्ते पर कदम बढ़ाया गया। अंग्रेजों ने हालांकि शिक्षण संस्थान और छात्रों पर नए नए कठोर नियम बनाकर आंदोलन और विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। दरभंगा में 1901 में एक फूस के घर में सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई। यह अकादमी स्कूल देश प्रेम की शिक्षा का केंद्र था। कमलेश्वरी चरण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, हरनंद दास, सतीश चंद्र चक्रवर्ती इस अकादमी से जुड़े थे। 1906 में श्री कृष्ण और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये दोनों सुरेंद्रनाथ बनर्जी से प्रभावित थे। राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में अपने अध्यक्ष काल में स्वतंत्रता प्रेमियों के संपर्क में आए। इसी उद्देश्य से कोलकाता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। मुजफ्फरपुर में बाबू राम दयाल सिंह और मुंगेर के कृष्ण प्रसाद ने 1910 में कानून का छात्र सोसाइटी से प्रभावित थे। सन 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक की आपत्तिजनक धाराओं पर विरोध प्रकट करने के लिए नवंबर 1916 में पटना बांकीपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस की एक विशेष अधिनियम में राजेंद्र प्रसाद उन दिनों बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव थे। चंपारण दौरे के समय गांधी जी द्वारा 1917 में चंपारण में
बरहारवा लखनसेन नामक गांव के एक स्कूल स्थापित किया। गांव के शिवगुल लाल नामक एक उदार व्यक्ति ने स्कूल के लिए अपना घर दान दे दिया। 1919 में चंपारण में गांधी जी स्कूल के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में हड़तालें हुई। गांधी के अंग्रेजों के दमन नीति के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को पटना सिटी के किला मैदान में राजेंद्र प्रसाद, नजरुल हक आदि के नेतृत्व में एक विशाल सभा हुई, जिसमें पटना के अधिकांश छात्र उपस्थित हुए। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद अहमद शेर और BN कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी ने अक्टूबर 1920 में कॉलेज छोड़ दिया और घूम कर जनता को जागृत करने लगे। 1920 के अंत तक पटना में विभिन्न कॉलेज व स्कूलों को छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। कुछ छात्रों के लिए पटना के सदाकत आश्रम में रहने की व्यवस्था की गई। मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल के छात्र भी काफ़ी उद्देशित थे। गांधी जी ने छात्रों से स्कूल और कॉलेज को छोड़ने और आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने की अपील की। TN कॉलेज भागलपुर के 40 छात्रों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। दरभंगा के नॉर्थबुक जिला स्कूल, मधुबनी के वाटसन स्कूल, हाजीपुर हाई स्कूल तथा बगहा मिडिल स्कूल आदि शैक्षणिक संस्थाओं पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव प्रबल रहा। राजेंद्र बाबू ने पटना विश्वविद्यालय के सीनेट एवं सिंडिकेट की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। मुजफ्फरपुर के BB कॉलेजिएट स्कूल, दरभंगा के सरस्वती अकेडमी, छपरा के कॉलेजिएट स्कूल तथा गया के AM स्कूल राष्ट्रीय विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका संचालन विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय ढंग से किया गया। गांधी जी के आह्वान पर बिहार शरीफ में राम बिगहा के स्वर्गीय राय बहादुर एदल सिंह ने एक न्यास की स्थापना की, जिसके अंतर्गत कुछ ही दिन पूर्व नालंदा कॉलेज की स्थापना हुई। 1921 में पटना कॉलेज के हॉल में श्री सैफुद्दीन वाएट ने अध्यक्षता में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना प्रथम बैठक हुई। इस संगठन में स्वदेशी वस्त्र को धारण करने की प्रतिज्ञा हुई। इस बैठक का उद्देश्य छात्रों के मध्य सहयोग की भावना विकसित करना। देश प्रेम की भावना से मार्च 1921 तक अनेक प्राध्यापक एवं छात्रों में क्रमशः अपने पदों एवं पढ़ाई को त्याग कर दिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस में लगे बिहार स्टूडेंट कांग्रेस और 16 अधिवेशन अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की। 1928 में मोतिहारी में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन बिहार युवक संघ के प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में। ब्रिटिश सरकार को प्रोफेसर ज्ञान साहा को अतिवादी विचारधारा का क्रांतिकारी समझती थी। छात्रों के निमंत्रण पर 1929 में सरदार पटेल भागलपुर आए। 1930 में नालंदा कॉलेज के छात्रों के प्रयास से बिहार शरीफ में युवक संघ की स्थापना हुई। सन 1931 में आरा में बिहारी छात्रों का 24वां ग्रामीण सम्मेलन हुआ, जिसमें ग्रामीणों का प्राप्त करने के कार्य निश्चय किया गया। 1940 में बिहार में कई स्थानों पर विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण कई कॉलेज क्षेत्र में कठोर रूप से दंडित किया गया। मुंगेर के अली असफ और सुनील मुखर्जी जैसे कम्युनिस्ट छात्र नेता कैद कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के विरुद्ध 14 मार्च 1940 को सारे प्रांत में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। अप्रैल 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। 16 नवंबर 1940 को छात्र संघ के तत्वाधान में पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में द्वारा दमन विरोध दिवस मनाया गया। अप्रैल 1941 में मधुबनी में छात्र सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामवृक्ष बेनीपुरी ने की। अगस्त 1941 में बिहार प्रांतीय छात्र संघ ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उद्घाटन भाषण दिए। 1942 में अगस्त क्रांति के समय राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही BB कॉलेज के छात्रों ने बृहद जुलूस निकाला तथा इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज आदि स्थानों के भवनों एवं छात्रावास पर झंडे लहराए गए। छात्रों ने बिहार केंद्रीय छात्र परिषद नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। बिहार के अन्य कठोर कार्रवाई के पश्चात भी बिहार के आंदोलन समाप्त नहीं हुए। 1942-43 के पश्चात बिहार के कई राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में संपूर्ण भारत में लोकप्रिय हुए।
अब हम बिहार स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान के बारे में पढ़ेंगे। सन 1917 में बिहार में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ ही आंदोलन में महिलाओं का झुकाव बढ़ गया। 1919 तक कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, प्रभावती जी, राजवंशी देवी, सुनीता देवी, राधिका देवी और वीरांगना महिलाओं की प्रेरणा से संपूर्ण बिहार की महिलाओं में आज़ादी के प्रति रुझान बढ़ गया। सरला देवी 1921 में बिहार आह्वान किया। श्रीमती सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दौरान होने वाले समारोह के बहिष्कार आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया। पटना की श्रीमती C.S. दास, कुमारी गौरी दास और श्रीमती उर्मिला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में चरखा एवं अन्य स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार में भाग लिया। 1921 में देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी ने बिहार का भ्रमण किया तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान में दे दिया। इस कार्य में महात्मा गांधी के साथ श्रीमती प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी, ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1930 के नमक आंदोलन में भी बिहार की महिलाओं ने बड़े जोश खरोश के साथ भाग लिया। श्रीमती सलबाला राय के उत्तेजक भाषण से प्रभावित होकर संथाल परागण की महिलाओं ने नमक कानून को भंग कर दिया। शाहाबाद जिले की श्री राम बहादुर बार एटला की पत्नी ने सासाराम थाने के समक्ष नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। हजारीबाग की श्रीमती सरस्वती देवी तथा श्रीमती साधना देवी को नमक कानून के उल्लंघन के लिए 6 माह की सजा भी मिली। गिरिडीह की श्रीमती मीरा देवी को गिरफ्तार किया गया। पटना में श्रीमती हसन इमाम तथा श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्त्र के दुकान के सामने धरना प्रदर्शन को सफल बनाया। पटना के तत्कालीन कलेक्टर को इन महिलाओं से मुकाबला करने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल की बहाली करनी पड़ी। मुंगेर की श्रीमती शाह मोहम्मद जुबैर एक बड़े घराने की मुस्लिम महिला थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में बहुरिया राम स्वरूप देवी का प्रभाव इतना था कि उन्होंने 1931 में भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया। संथाल परागण जिले की श्रीमती साधना देवी के नेतृत्व में संभाल रखा था। श्रीमती चंद्रवती देवी गया के प्रमुख नेतृत्व देवी थी। वह चौकीदारी कर के विरोध में गिरफ्तार भी हुई। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिए गए मृत्युदंड के विरोध में आरा में एक विराट सभा का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता श्रीमती कुसुम कुमारी देवी ने की। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी एक अन्य नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तब भी बिहार में हड़तालें और प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। 4 जनवरी 1933 को बिहार में गांधी जी को गिरफ्तार दिवस मनाया गया। 26 जनवरी को श्रीमती स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी और डिटेक्टर चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। श्रीमती राजवंशी देवी तथा चंद्रावती देवी को 1.5 वर्ष कारावास का दंड मिला। 1941 में महात्मा गांधी ने जब सांप्रदायिक तत्वों के विरुद्ध सत्याग्रह किया तो समर्थन में बिहार की महिलाओं ने भी सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह आंदोलन के आरोप में किया गया श्रीमती प्रियावादन देवी, जगत रानी देवी एवं जानकी देवी को गिरफ्तार भी किया गया। दुमका में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती महादेवी केसरीवाला ने किया। बिहार के खादी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरला देवी, सावित्री देवी, लीला सिंह, श्रीमती सफी, शारदा कुमारी, विंध्यवासिनी देवी, प्रियावादन देवी, भगवती देवी जैसी महिलाओं ने इस आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
बिहार की महिलाएं, विशेषकर चरखा समिति की सदस्यों ने अगस्त महाक्रांति की ज्वाला को धरकाने और उसे व्यापक बनाने की भरपूर कोशिश की। 9 अगस्त 1942 को पटना में राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में महिलाओं को एक विशाल जुलूस निकला। हजारीबाग में महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन जब श्रीमती सरस्वती देवी को हजारीबाग से भागलपुर जेल ले जाया गया तो विद्यार्थियों के एक जत्था ने धावा बोलकर उन्हें छुड़ा लिया। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती माया देवी कर रही थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी जरियावती ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। छपरा में 19 अगस्त 1942 को एक विशाल जनसभा का अध्यक्षता शांति देवी ने की। छपरा जिले के दिघवाड़ा प्रखंड पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में मलखा चक्र के स्वरूप में रामदेव विनोद सिंह की 2 पुत्रियां शारदा एवं सरस्वती को 14 एवं 11 वर्ष की सजा दी गई। दुमका में श्रीमती जमवती देवी तथा श्रीमती प्रेमा देवी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। संथाल परागण के हरिहर मिर्धा की पत्नी विरजी देवी को पुलिस ने हत्या कर दी। गया जिले की प्यारी देवी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वैशाली देवी के किशोरी प्रसन्न सिंह की पत्नी सुनीत देवी एवं वैकुंठ शुक्ल की पत्नी राधिका देवी ने पुरुष के वेश में साइकिल पर भ्रमण करके जागरण किया। वैशाली की ही बस्ती श्रीमती वृंदा देवी, शहीद फूलेना प्रसाद की पत्नी तारा देवी, मुजफ्फरपुर की भवानी मल्होत्रा, भागलपुर की रामस्वरूप देवी, कुमारी धुत्री देवी, जकरिया देवी की संपत्तियां देवी, शाहबाद की फूई कुमारी, पटना की सुधा कुमारी शर्मा आदि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में अद्वितीय योगदान दिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक महिलाएं पुलिस की गोली से शहीद भी हुए, जिनमें प्रमुख थे छोरमारा गांव की श्रीमती बिरजी मिधियान, शाहाबाद के गांव लौसाड के शिव गोपाल धूसाद की पत्नी अकेली देवी, मुंगेर की रोहियार गांव की कुमारी धुत्री देवी आदि। बिहार के अन्य अत्यंत चर्चित महिलाएं नेत्र शारदा देवी, श्रीमती उषा रानी मुखर्जी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साहित्यकारों का योगदान। बिहार में ऐसे साहित्यकारों की लंबी परंपरा रही है जिसके साहित्य में स्वतंत्रता संग्राम में जूझने वाले पर्याप्त प्रेरणा दी। इसमें प्रमुख नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, मुकुटधारी सिंह, युगल किशोर सिंह, केशव राम भट्ट, जीवानंद शर्मा, मोहनलाल महतो, विनियोग रामधारी सिंह दिनकर आदि। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन जैसे पुस्तकों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को साहस एवं उत्साह प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र जैसे कालजयी कृतियों ने स्वतंत्रता सेनानी के मन में संग्राम की अग्निशिखा को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1915 में राय बहादुर राव रणविजय सिंह के महत्वपूर्ण कृति यूरोपीय महायुद्ध और भारत का कर्तव्य प्रकाशित हुआ। भवानी दयाल सन्याल की लिखी कारावास की कहानी तथा प्रवासी की कहानी आदि कृतियां अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निवासी पीर मोहम्मद मुनूश की अनुमुद्रित कृति चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक प्रेरक सामग्री थी। आचार्य शिव पूजन सहाय ने पत्रकारिता और साहित्य रचना दोनों ही माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रेरक की भूमिका का निर्वाह किया। विभूति नामक उनकी स्वाभिनाम्य कहानी संग्राम में संकलित राष्ट्रीय संवर्ध की मुंडमाला कहानी का स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा लिखित लेख क्रांति का अमर संदेश पूरा आंदोलन से ही संदर्भित है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता होने से पहले तथा देश का ध्यान शीर्षक उसके लेखों ने
स्वतंत्रता सेनानी के लिए उसकी पात्रता और उनके कर्तव्य का विमोचन किया, जो आज भी प्रासंगिक है। हिंदी के महान साहित्यकार श्री राम वृक्ष बेनीपुरी और रचनाएं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए बड़ी प्रेरक सिद्ध हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी के उपन्यास पतितियों के देश में और कैदी की पत्नी तथा शब्द चित्र लाल तारा में वामपंथी राष्ट्रीयता का प्रकाश है। शिव पूजन सहाय के शब्द में खंजन की तरह फुदकने वाली बेनीपुरी जी की भाषा अवश्य ही स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं के लिए पर्याप्त उत्साहजनक थी। हिंदी के गद्य लेखक राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की स्वतंत्रता से संदर्भित रचनाओं का बहुत महत्व है। राजा साहब के सन 1938 में प्रकाशित कथाकृत गांधी टोपी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यकारों के भी दो वर्ग हैं। एक वर्ग उन लोगों का है जिन लोगों ने केवल लेखनी के माध्यम से इस संघर्ष में योगदान दिया, जैसे केशवराम भट्ट, मोहन लाल महतो, विनियोगी रामधारी सिंह दिनकर आदि। दूसरी और कुछ ऐसे साहित्यकार भी हैं जिन्हें अपनी लेखनी और सेनानी धर्म दोनों से इस संग्राम की शिखा को उदित किया गया है। ऐसे साहित्यकारों में राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल शंकरैया, मनोरंजन प्रसाद सिंह, रामदयाल पांडे, रघुवीर नारायण आदि प्रमुख थे। अंग्रेजी के पत्रकार महेश नारायण ने बिहारवाद में बिहार टाइम्स के माध्यम से स्वतंत्रता बिहार की स्थापना का आंदोलन चलाया। सारण जिले के जगन्नाथपुर निवासी गोपाल शास्त्री एक अल्पज्ञात सुकवि थे। इन्होंने भी स्वाधीनता का भाव जगाने वाली कविताएं लिखी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें राष्ट्रभाषा भूषण, राष्ट्र धर्मोपदेशिका, हरिजन स्मृति आदि। इस काल के दूसरे समर्थन कवि थे भ्रूमुकुट मिश्र रंग। ऐसे तो ये श्रृंगारिक कवि थे, लेकिन वे युग चेतना संपन्न भी थे। इन्होंने दुर्गा सप्तशती तथा दुर्गा विजय के नाम से पद अनुवाद किया। बाबू रघुवीर नारायण ने खड़ी बोली और भोजपुरी दोनों में काव्य रचना की, जिसमें देशभक्ति की उदात्त भावना भी थी। इनकी सबसे प्रसिद्ध कविता बटोहिया, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य से स्वदेश भक्ति को परिपुष्ट किया गया है। भोजपुरी में उनकी दूसरी देश भक्ति परक गीत है भारत भवानी, जो प्रायः राष्ट्रीय भावना सभाओं में वंदे मातरम की भांति गाया जाता था। मनोरंजन प्रसाद सिंह ने बटोहिया के तर्ज पर फिरंगिया नामक गीत लिखा। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद के निर्देश से निकलने वाले देश का बिहार के पत्र जगत में वही स्थान है जो उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप का है। इन पत्रों ने दमन की परवाह न कर देशवासियों के राष्ट्रीय भावना जगाया। 1928 से 1942 तक दिनकर जी को अनेक क्रांतिकारी व राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं निकली, जिनमें भारतवासियों को प्रेरित करने के साथ ही कवि को भी असाधारण साहस प्रदान किया। इनमें प्रभग, हिमालय, दिल्ली, हाहाकार तथा आग की चीख भी खाती उल्लेखनीय है। इस युग में देवव्रत शास्त्री और जगन्नाथ मिश्र दो ऐसे पत्रकार थे जो राजनीति से सीधी तरह से जुड़े थे। अपने लेखों से राष्ट्रीय चेतना को बल प्रदान कर रहे थे। राहुल शंकरैया की अनेक कहानियों में भी पराधीनता की पीड़ा के आंकन की दृष्टि से स्मरणीय है। कवियों में मोहन लाल महतो विनियोगी ने आर्यावर्त महाकाव्य के द्वारा भारतीय इतिहास की एक अत्यंत शौर्यपूर्ण घटना के चित्रण के साथ नारी के कर्तव्य का निर्धारण किया। गोपाल सिंह नेपाली ने भी देशभक्ति पर अनेक कविताएं लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के साधु संतों का योगदान। सन्यासी विद्रोह। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1763 में बंगाल और बिहार के सन्यासियों ने किया था। इसे इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास और गजेटियर के लेखक सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था। ये तथाकथित गृह त्यागी और सर्वत्यागी सन्यासियों के रूप में
50-50 कर दल बनाकर सारे देश में घूमा करते थे। इस विद्रोह ने किसानों के विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा भी प्रदान की। बंगाल और बिहार में फैले सन्यासी विद्रोह के कई नेता थे, जिनमें प्रमुख थे मजनूस देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई आदि। पूर्णिया में भी 1770 से 71 में इस तरह के हमले हुए, जिनमें 500 विद्रोही पकड़े गए। विद्रोहियों के कार्यकलापों से तंग आकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने अत्यंत कठोर आदेश पारित कर विद्रोहियों का दमन किया। 1776 में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र पटना के आसपास के अंचलों में भी था। सन्यासियों की विद्रोही सेना ने पटना स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के कोठियों पर हमला, अंग्रेजों के वफादार जमींदारों को लूट लिया और कंपनी सरकार को कर वसूल मुश्किल कर दिया। सारण जिले में 5000 विद्रोहियों की सेना एवं अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अंग्रेज सेना पराजित हुई। यह आंदोलन 1800 तक अपने विभिन्न रूपों में चलता रहा। इस विद्रोह के माध्यम से सन्यासियों एवं फकीरों ने आत्म बलिदान का आदर्श और विदेशी पूंजीपतियों से देश स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवगांव में 1899 में हुआ था। उनके बचपन का नाम नौरंग राय था। उनके पिता का नाम बेनी राय था। उन्होंने 1946 में संन्यास धारण किया। विद्रोही गतिविधियों के कारण उन्हें 1925 से 23 में गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जेल में भी रहना पड़ा। 1920 में बिहार दौरे के साथ पटना में 5 दिसंबर को एक संत ने गांधी जी की भेंट हुई। यह संत स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। गांधी जी से भेंट के बाद उनकी वास्तविक देश सेवा आरंभ हुई। आरंभ में उसका क्षेत्र बक्सर, भभुआ, शाहाबाद, परंतु 1924 के बाद संपूर्ण बिहार में प्राप्त हो गया। सन 1927 में बिहटा, पटना में सीताराम आश्रम का केंद्र बनाकर वे संपूर्ण बिहार वासियों की सेवा करने लगे। उन्होंने किसान के हितों में विशेष कार्य किया। इस क्रम में उन्होंने अपने कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी। 61 वर्ष की अवस्था में मुजफ्फरपुर में उनका देहवास हो गया। भवानी दयाल सन्यासी, इनकी माता पिता बिहार के रोहतास जिले के अंतर्गत बहुआरा गांव के निवासी थे, जो बाद में कुली बनकर दक्षिण अफ्रीका चल गए। जोहान्सबर्ग में 1962 में इनका जन्म हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से उनकी भेंट हुई और उनसे प्रभावित होकर वे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका में कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये बिहार में सक्रिय थे। अंततः 1930 में इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में भेजा गया। यहाँ से उन्होंने कैदी मथुरा प्रसाद सिंह के सहयोग से हस्तलिखित पत्रिका कारावास निकाला। बिहार में प्रकाशित कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। विदेश में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय स्वतंत्रता का उल्लेख अलग जगाने वाले सन्यासियों में भवानी दयाल सन्यासी का नाम अग्रिम है। बाबा राम लखन दास उर्फ लखन बाबा का जन्म झांसी में हुआ, परंतु बाबू राजेंद्र प्रसाद के आग्रह पर वह छपरा जिले के सोनपुर प्रखंड में आ गए और यहीं के होकर रह गए। वह आरंभ से ही समाज सेवी, देशभक्ति और क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। वह आम जनता के आस्था केंद्र थे, इसलिए जनता पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। भारतीयों पर अंग्रेजी से शासन का दबाव बढ़ने लगा तो वे खुलकर सामने आ गए और गोवा में घूम घूम कर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रचार करने लगे। अंग्रेजों ने बाबा की गिरफ्तारी के अनेक प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बिहार का नामकरण और राज्य का गठन। इस क्षेत्र का नामकरण के रूप में बिहार शब्द सर्वप्रथम मिन्हास उस सिराज द्वारा 13वीं शताब्दी सन 1203 के लगभग रचित तबकते नासरी में प्रयुक्त हुआ है। सन 1390 में विद्यावती रचित कीर्तिलता में भी बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में नालंदा और अनंतपुरी के निकट स्थित
अनेक बौद्ध विहारों को देखकर संभवतः मुसलमान शासकों ने इस प्रदेश का नाम बिहार रख दिया। तुगलकों के समय में बिहार शरीफ तथा शेरशाह के समय सासाराम और पटना सहित पूरे बिहार को ख्याति मिली। 1580 में अकबर ने इसे एक प्रांत के रूप में संगठित किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 18वीं शताब्दी में यह क्षेत्र बंगाल के नाम से अधीन हो गया, बंगाल के नवाब के अधीन हो गया। 1773 में बंगाल के नवाब तथा शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल सूबे का हिस्सा बना लिया। तत्पश्चात यह क्षेत्र बंगाल प्रांत का अंग बन गया। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार की एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। 1865 में पटना और गया के जिले अलग अलग संगठित किए गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंद किशोर लाल तथा श्री कृष्ण शाह, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना में बिहार टाइम्स तथा बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश प्रसाद के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण आंदोलन अपनी जड़ें जमाने लगा। 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड कर्जन ने किया, जिसके अंतर्गत हिंदू बहुल क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल का गठन हुआ। इसका प्रस्ताव का राष्ट्रवादियों ने विरोध किया। 1906 में राजेंद्र बाबू ने उन दिनों कोलकाता में बिहारी क्लब के मंत्री थे। सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेताओं ने विचार विमर्श के पश्चात पटना में एक विशाल बिहारी छात्र सम्मेलन करवाया, जिनमें छात्रों की एक अस्थायी समिति बनाई गई। इससे बिहार पृथक्करण आंदोलन को पर्याप्त बल मिलने लगा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ और इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगति करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में आयोजित सभा में बिहार प्रदेश कमेटी का गठन किया गया। तदोपरांत हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। 1909 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में संपन्न हुआ और इसमें बिहार की अलग करने पर जोरदार मांग की गई। 1911 में तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन के प्रस्ताव पास किए। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई। इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बंगाल में 3 करोड़ 50 लाख की जनसंख्या तथा 1,13,000 वर्ग मील क्षेत्र लगभग अलग कर बिहार उड़ीसा सहित एक नए प्रांत के रूप में विधिवत उद्घाटन हुआ तथा पटना को इसकी राजधानी बनाया गया। बिहार के पृथक राज्य बनने की मुहिम का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेंद्र नारायण ने किया था। अंततः बिहार को स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित करवाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। 20 जनवरी 1913 में बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नवगठित काउंसिल के प्रथम बैठक बांकीपुर पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बिहार उड़ीसा के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट वैली ने की। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई। पटना में एक नए भवन, वर्तमान विधानसभा भवन का निर्माण किया गया, जिसमें 7 फरवरी 1921 को बिहार एवं उड़ीसा के लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सर मूडी ने की। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया तथा पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की एक सदनी विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार 2 सदनी विधानमंडल स्थापित किए गए। 1947 में
खारसावा और सरायकेला के क्षेत्र उड़ीसा को हस्तांतरित किया गया, किंतु मई 1948 को उन्हें पुनः बिहार में सम्मिलित किया गया। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के आलोक में 1956 में बिहार विधानसभा में सीटों में परिवर्तन हुआ। बिहार तथा पश्चिम बंगाल अधिनियम 1956 के अधिनियम परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को बिहार की कुल 3166 वर्ग किलोमीटर भूमि 14,45,323 की आबादी के साथ पश्चिम बंगाल को अलग हो गई, जिसके कारण बिहार विधानसभा को निर्वाचित सदस्यों की संख्या 331 से घटकर 316 हो गई। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिला के क्षेत्र पश्चिम बंगाल के स्थानांतरित किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन किया गया। इस विभाजन से पूर्व बिहार के 13 प्रमंडल और 55 जिले थे, जबकि विभाजन के पश्चात बिहार में 9 प्रमंडल और 37 जिले रह गए। 2001 में अरवल जिला के निर्माण के बाद बिहार में जिलों की संख्या 38 हो गई। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।